आज हम करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर्स को कौन कौन सी कैटेगरीज़ में डाल सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ में डालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जनरेशंस, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस एट्सेट्रा। आज जो हम करेंगे दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द जनरेशंस। जनरेशंस होता है टाइम पीरियड। The computer has evolved from a large size simple calculating machine to a smaller but much more powerful machine. बेटा जो कंप्यूटर्स हैं टाइम के साथ ही ये इवॉल्व हुए हैं, ये डेवलप हुए हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है किसके ऊपर बेस्ड है? ये डेवलपमेंट जो नई टेक्नोलॉजी आई है, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें बेस्ड हैं। दैट जो यहाँ पे कहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट हुई है उसके बेस पे हमने कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया है। और हर बार जब नई टेक्नोलॉजी आई है तो पुरानी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में वो बेटर साबित हुई है। तो करेंटली हम कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन्स में क्लासीफाई करते हैं। बेटा ये पहली जनरेशन है, इट वाज फ्रॉम द टाइम पीरियड 1940 से 56 तक था। इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब था। बेटा ये आप फ़ोटो देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब की, हम इसको यूज़ करते थे। और बेटा हम स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे, मेमोरी में हम मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे। बेटा साइज़ जो इन कंप्यूटर्स का था वो बहुत बड़ा साइज़ था। और ये वाले कंप्यूटर्स जो थे, ये जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। मशीन लैंग्वेज का मतलब जो भी हम लिखते थे इट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, या बेटा लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। बेटा ये देखो ये डिवाइस बहुत बड़ा है। जितना बड़ा डिवाइस होता है उसमें से जब वो काम करता है तो उतनी ज़्यादा हीट निकलती है। जितनी हीट निकलेगी तो बेटा हमारे को एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। बेटा इसकी ख़ास बात ये थी, जो ये वैक्यूम ट्यूब्स थी ये सिर्फ थोड़े घंटे चल के उसके बाद ख़राब हो जाती थी। बेटा इस टाइम पीरियड में जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे उनका नाम क्या है? यूनिवैक एंड ईनियाक। ये बेटा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। बेटा इसके एडवांटेज क्या था? ये इट वाज द ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और कोई भी अभी डिवाइस डेवलप नहीं हुआ था जो कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस कर सके। और सेकेंडली इसके अंदर मेमोरी का कंसेप्ट आ गया था। बाकी कहीं पे भी मेमोरी का कंसेप्ट, मेमोरी का मतलब स्टोरेज, कुछ भी डेटा स्टोर नहीं होता था। इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? ये साइज़ में बहुत बड़ा था। बेटा वैक्यूम ट्यूब इन इटसेल्फ ही बहुत बड़ी थी तो साइज़ नेचुरली कंप्यूटर का बहुत बड़ा था। बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट रूम के बराबर। ये देखो रूम में ये इतना साइज़ है कंप्यूटर का, रूम के अंदर आ रहा है। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, और मेंटेन करने में भी हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। बेटा देन केम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दे वर फ्रॉम 56 टू 1963। इसके अंदर बेटा जो वैक्यूम ट्यूब्स थी दे वर नाउ रिप्लेस्ड, ये इनको रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर्स के साथ। जो ट्रांजिस्टर्स थे बेटा ये कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब से साइज़ में थोड़ा सा छोटा भी था और बेटर प्रूव हुआ। जैसे बेटा वैक्यूम ट्यूब्स कुछ घंटों में ख़त्म हो जाती थी, जो ट्रांजिस्टर्स थे वो कुछ दिन तक चलते थे। ट्रांजिस्टर्स replaced vacuum tubes and ushered in the second generation of computers। यहाँ पे बेटा हम बाइनरी लैंग्वेज को छोड़ के हम असेंबली लैंग्वेज की तरफ आ गए थे। बेटा असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग सिंबल्स यूज़ करते थे। इट वाज बेटर एज़ कम्पेयर टू बाइनरी लैंग्वेज वेयर ह्यूमन बींग्स वर कंसर्न, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज सब लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज थी, जो सिंबल्स यूज़ करती थी, वो काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आती थी। इसके अंदर हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने लग गए थे? कोबोल, फोर्ट्रैन। जैसे बेटा ये फोर्ट्रैन इज़ फार्मूला ट्रांसलेशन, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए होती है,
और कोबोल जो होती है ये बिज़नेस पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। और यहाँ पे दे वर द फर्स्ट कंप्यूटर्स दैट स्टोर देयर इंस्ट्रक्शंस इन देयर मेमोरी। जो इंस्ट्रक्शंस होती थी यानी कि जो प्रोग्राम होता था उसको भी हम कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया था। बेटा इसके एडवांटेजेस, साइज़ में ये थोड़े से छोटे थे। ट्रांजिस्टर्स एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स वो छोटे थे तो नेचुरली इनका साइज़ भी छोटा हो गया था। ये फास्ट थे, वेरी मच रिलायबल। डिसएडवांटेजेस क्या थी बेटा, अब भी क्योंकि ट्रांजिस्टर्स कंपैरेटिवली छोटे थे लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे, उसमें से फिर भी हीट निकलती थी, मेंटेन करने की प्रॉब्लम थी और हमारे को एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट महसूस होती थी। बेटा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर फ्रॉम 64 टू 71। बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ हुआ था वो आईसीज थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स थे, अब जो आया वो आईसीज थे। दे वर मिनिचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। बेटा जो आईसीज थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, वो साइज़ में बहुत ही छोटे थे। अब यहाँ पे हम कीबोर्ड्स के थ्रू हम काम करना शुरू कर दिया था और हम मॉनिटर्स यूज़ करते थे इसको आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या थे बेटा, साइज़ में बहुत छोटा हो गया था, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई थी और पिछले कंप्यूटर्स के, पिछले जनरेशन्स के कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप हो गए थे। और डिसएडवांटेज क्या थी बेटा, आईसी जो थी वो एक सोफिस्टिकेटेड गैजेट या आप एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगा लो। बेटा हमारे पास जो आईसीज थे वो 3 तरह के हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है कि अगर हमारे पास एक आईसी के ऊपर 5000 से कम सर्किट हैं तो उसको हम बोलते थे एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास आईसी के ऊपर 5000 से 10000 के बीच में सर्किट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलएसआई। एलएसआई इज़ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और लास्ट में आता है व्हेन देयर आर सर्किट्स मोर देन 10,000 बट लेस देन 15,000 तो हम बोलते हैं VLSI, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आप सोच सकते हो 5000 सर्किट्स एक आईसी के ऊपर अगर हमने बनाए हैं, फैब्रिकेट किए हैं, तो वो कितनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। फोर्थ जनरेशन फ्रॉम 71 टिल डेट, बेटा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आईसीज वी स्टार्टेड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर बेटा आप ये फ़ोटो देख सकते हो, दिस इज़ द साइज़ ऑफ ए प्रोसेसर। तकरीबन ये 1.5 बाई 1.5 इंच का पीस होता है और इट इज़ वेरी फास्ट। ये जनरेशन में हमने इंस्टेड ऑफ आईसीज वी स्टार्टेड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स। यहाँ पे इंटेल कंपनी है, उसने 1971 में ये चिप बनाई थी 4004। फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन अ सिंगल चिप। सारे इसके ऊपर हम जो CPU होता है, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट वाज ऑल फैब्रिकेटेड प्लस द मेमोरी, दे वर ऑल फैब्रिकेटेड ऑन द प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो आने वाले टाइम में हमने कंप्यूटर्स देखने हैं जो प्रेजेंट टाइम से आगे हैं, उनको हम फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्लासीफाई करते हैं। और बेटा ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे। ये क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स क्या होते हैं बेटा, जब हम कंप्यूटर के अंदर बोलते हैं तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड, जो कंप्यूटर है वो हमारी आवाज़ को रिकग्नाइज करेगा और डायरेक्टली टाइप कर देगा विदाउट यूजिंग अ कीबोर्ड। The use of parallel processing and superconductors is helping to make artificial intelligence a reality. Parallel processing जो होती है, it makes a computer fast. Parallel processing का मतलब होता है हम at a time 2 या 2 से ज़्यादा काम simultaneously कर रहे हैं। प्लस जो सुपर कंडक्टर्स हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उससे ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे।
बेटा ये है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। नाउ टू सम अप, मैं आपको ये दिखा रही हूँ डायग्राम। देखो बेटा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स हुए थे, थर्ड में आईसीज या इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए थे, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया सारा कुछ। सी यू अगेन।